Hello everyone, welcome back to my channel Upadhyay UGC NET for Environment Science. Here we will cover topics related to environment science. All these topics covered here are very important from exam point of view. Today I am going to cover unit number 1, Fundamental of Environment Science topic Lithosphere part 1. इस चैप्टर में हम ये कुछ पार्ट कवर करेंगे। कंपोजिशन ऑफ लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर की या सोयल की कंपोजिशन क्या है, सोयल लेयर या मतलब हॉरिजन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वाटर और सोयल एयर में किस तरह से कितना परसेंट पाया जाता है ये पढ़ेंगे। वाटर लॉगिंग, सोयल कॉलॉइड्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ सोयल, एसिड बेस आयन एंड आयन एक्सचेंज रिएक्शन इन सोयल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हो सकता है कि एक पार्ट में ये कंप्लीट ना हो, इसके 2-3 पार्ट्स बनेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर और सोयल की उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है। अब देखिए लिथोस्फेयर क्या होता है। जब हम अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, ये देखिए, जब हम अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें ना सबसे अंदर वाली लेयर को कोर बोलते हैं, ठीक है, उसके बाहर वाली लेयर को मेंटल बोलते हैं, उस सबसे ऊपर वाली लेयर जिसमें हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जो क्रस्ट वाला हिस्सा होता है इस पे हम रहते हैं, और क्रस्ट वाला हिस्सा और मेंटल का कुछ पार्ट मिला के जिसमें रॉक्स मिलती हैं, हार्ड जो लेयर है, मेंटल की जो हार्ड लेयर है वो दोनों बना के क्या बनाती है, लिथोस्फेयर। तो होप आपको समझ आएगा कि लिथोस्फेयर क्या होता है। क्रस्ट का ऊपर, क्रस्ट पूरा पूरा ये जो क्रस्ट है ये, और मेंटल का कुछ ऊपर जो रॉक्स वाला एरिया होता है, जो रिजिड एरिया होता है मेंटल का, इन दोनों को मिलाकर जो एरिया बनता है वो लिथोस्फेयर कहलाता है, ठीक है। अब क्या बोला है कि लिथोस्फेयर में क्या है, सोयल भी आती है। क्रस्ट के ऊपर जो सोयल बनती है, सोयल कैसे बनती है, वेदरिंग के थ्रू। जब रॉक्स की वेदरिंग होती है, ठीक है, किसके थ्रू, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है लाइकेंस के थ्रू अटैच होता है। जब हम आगे पढ़ेंगे अलग अलग कि फिजिकल केमिकल वेदरिंग कैसी होती है रॉक्स की, उसमें हम डिटेल में इस तीनों प्रोसेस को पढ़ेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे सोयल कैसे बनता है, जब रॉक्स की वेदरिंग होती है इन तीनों प्रोसेस के थ्रू, तो सोयल बनता है, ठीक है। अब सोयल बनेगा तो वहाँ पे क्या होगा, हायर प्लांट्स आएंगे, हायर प्लांट्स ग्रो करेंगे, जिससे क्या होगा, अब जब वो हायर प्लांट्स मरेंगे तो पत्तियां गिरेगी, उनके रूट्स वहाँ पे रहेंगे। तो ये जो प्लांट मरने के बाद क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, ऑर्गेनिक मैटर बनता है डिकम्पोजिशन होने के बाद। और डिकम्पोजिशन किसके थ्रू होता है, माइक्रोब्स के थ्रू। माइक्रोब्स उसको डिकम्पोज करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे। वो ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, सोयल के साथ मिक्स होगा और उस सोयल को और ज़्यादा फर्टाइल बनाएगा, जिससे कि और ज़्यादा प्लांट जो है वहाँ पे ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। सोयल हमारे ह्यूमंस के खाना बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ह्यूमंस के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। सोयल नहीं होगा तो कैसे फूड प्रोड्यूस होगा। लेकिन ह्यूमन सिविलाइजेशन के कारण क्या हुआ है, बहुत सारे पॉल्यूटेंट जो है यहाँ इंक्लूड हो गए हैं, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, पर्टिकुलेट मैटर्स, पावर प्लांट स्मोक के थ्रू सोयल, जिससे कि सोयल जो कंटामिनेटेड होते जा रहा है डे बाय डे। और कंटामिनेटेड सोयल होने की वजह से जो फूड भी हमें मिल रहा है वो भी कंटामिनेटेड मिल रहा है, कि बहुत सारे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, हमारे जो ग्रेन्स में उसमें पेस्टिसाइड्स मिल रहे हैं। अभी अभी एक आई थी कंप्लेन की बासमती राइस जो है उसमें पेस्टिसाइड का जो अमाउंट है वो एक लिमिट से ज़्यादा पाया गया है। तो ये जो है ये हमारे सोयल को कंटामिनेट कर रही हैं ये सब चीज़ें। सोयल जो है इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब देखो कि जनरली जो सोयल है वो किस किस चीज़ से बना होता है, लूज टेक्सचर है सॉलिड मटेरियल का, ठीक है। जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, रॉक्स होते हैं, वो जब ब्रेक डाउन होता है उनका फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, तो लूज टेक्सचर है सोयल, छोटे छोटे पार्ट। ऑर्गेनिक मैटर है, जो भी प्लांट, जो भी ऑर्गेनिज्म जो मरे उसके अंदर वो डिकम्पोज हुए, उससे ऑर्गेनिक मैटर बना। सोयल के अंदर हवा है, और क्या है, जगह है, कुछ स्पेसिस भी हैं, ठीक है, कुछ स्पेस भी है। तो मिट्टी के अंदर क्या क्या है, सोयल के अंदर क्या क्या है, टेक्सचर है वो सॉलिड मिनरल्स का, सॉलिड मिनरल्स है, ऑर्गेनिक मैटर है, एयर है और स्पेस है, ठीक है। उसके अंदर जगह भी है, जिसके अंदर पानी फील होता है जब बारिश आती है, या हवा फील होता है। तो आगे डिटेल में हम इसमें पढ़ेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे सोयल की कुछ लेयर्स दी हुई हैं, ठीक है। देखिए सोयल की लेयर पढ़ेंगे, जब सोयल की वर्टिकल जब हम लेयर की स्टडी करते हैं, जब हम मिट्टी डिग करते जाएंगे नीचे की तरफ, तो जो हमें लेयर्स मिलती जाएंगी तो वो उन लेयर्स को हम हॉरिजन्स बोलते हैं। तो जो सबसे पहला लेयर है जहाँ पे आपको, जहाँ प्लांट ग्रो करते हैं, ठीक है, उसको हम ओ हॉरिजन बोलते हैं। यहाँ पे ही आपको क्या मिलेगा, ऑर्गेनिक लेयर मिलेगा, ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, ह्यूमस मिलेगा, ठीक है। जो भी प्लांट, जो भी ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं वो इन्हीं ऊपर वाली लेयर में रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक लेयर बोला जाता है। यहाँ पे ह्यूमस का अमाउंट ज़्यादा मिलेगा और ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा मिलेगा। उसके नीचे क्या मिलेगा आपको, उसके नीचे अगली लेयर है ए ओरिजिन, ठीक है। ए ओरिजिन क्या है, ए ओरिजिन को टॉप सोयल भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें आपको मिनरल्स ज़्यादा मिलेंगे, ह्यूमस ज़्यादा मिलेगा, ठीक है।
जो जैसे प्लांट्स जो ग्रो हैं, ये ओ हॉरिजन में जो प्लांट्स हैं, इनकी जो जड़ें आती हैं वो इस हॉरिजन तक आती है और यहाँ से मिनरल्स और क्या नाम है, जो वाटर एयर जो भी है वो यहाँ इस लेयर से लेती हैं। इस लेयर में वाटर मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, माइक्रोब्स बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत सॉफ्ट और पोरस होती है। पोरस होने की वजह से इसमें हवा और एयर जो है वो रह पाता है। ठीक है, और उसके नीचे वाली जो लेयर है बी हॉरिजन कहा जाता है इसको। बी हॉरिजन, ये सब बी हॉरिजन सब सोयल भी बोला जाएगा। बी हॉरिजन क्या है, ये हार्ड होगा एज कम्पेयर टू ए हॉरिजन। ठीक है, ए हॉरिजन से ये थोड़ा हार्ड होगा, ये सॉफ्ट था और पोरस था, ये थोड़ा सा उससे हार्ड होगा। इसमें इस ए हॉरिजन के कंपेयर में ह्यूमस कम मिलेगा। ठीक है, सी हॉरिजन जो पेरेंट मटेरियल, जिस तरह का सोयल मिलेगा उस तरह की ही जो रॉक्स है, जैसे कि वेदरिंग होने का जो फर्स्ट प्रोसेस है वो यही है कि जब वेदरिंग होती है तो सबसे पहले बड़े बड़े टुकड़ों में जो ये बेडरॉक है, ये रॉक्स है, इसको टूट के ही जो छोटे छोटे बड़े बड़े रॉक्स में कन्वर्ट हुआ है, मतलब इतना बड़ा रॉक्स था वो टूट टूट के छोटे छोटे पार्ट्स में हुआ है, तो ये पेरेंट मटेरियल है। ठीक है, तो ये वाला जो लेयर है बेड रॉक जो है, ये चट्टान है, चट्टान टूट के जो छोटे छोटे रॉक्स में कन्वर्ट हुआ है वो क्या है, सी हॉरिजन है, पेरेंट मटेरियल। ठीक है, तो ये सब बड़े बड़े पार्ट्स हैं रॉक्स के, ये उससे छोटा पार्ट है। वेदर होके जो बना हार्ड सोयल जो बनी वो बी हॉरिजन सब सोयल, और जो वेदरिंग होके जो और बहुत ही पोरस सॉफ्ट सोयल बनी वो टॉप सोयल है। और सबसे ऊपर वाली लेयर जो है ऑर्गेनिक लेयर बनती है, जो कि ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स या फिर प्लांट्स के डेड होने से जो डिकम्पोजिशन होता है उसके थ्रू बनता है, तो वो ऑर्गेनिक लेयर हो गई। ठीक है, उसको हम डिटेल में देखिए। अब सोयल हॉरिजन के ओ के भी बहुत सारे पार्ट हैं, इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ए के और पार्ट हैं, ई का पार्ट है, बी का पार्ट है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि ए हॉरिजन, बी हॉरिजन और सी हॉरिजन क्या है। देखिए, ए हॉरिजन को मैंने बताया कि टॉप लेयर बोलते हैं, टॉप लेयर मतलब इलुवेशन, और बी हॉरिजन जो है वो सब सोयल है, मतलब आई आएगा यहाँ पे। ठीक है, इलुवेशन, ये ई है ये आई है, स्पेलिंग दोनों की सेम है, लेकिन इलुवेशन मतलब कि यहाँ पे है, यहाँ पे ये मोटी परत है सोयल की। ठीक है, टॉप सोयल बोला जाता है इसको। इसमें हर चीज़ मिलेगा आपको, वेजिटेशन कवर होगा, प्लांट्स मिलेंगे यहाँ पे मेटल आयंस आपको मिलेगा, यहाँ पे क्ले पार्टिकल्स होंगी, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो होंगी वो सब इसी लेयर्स में होंगी। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर आपको ज़्यादा ए हॉरिजन में ही मिलेगा, बी हॉरिजन में थोड़ा कम ऑर्गेनिक मैटर मिलता है। ठीक है, लेकिन ए हॉरिजन में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक बल्क में ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा। ये हॉरिजन जो है ये लीचिंग कराता है। लीचिंग क्या होती है, देखिए क्या है ना, जब ये ऊपर वाली लेयर है ऑर्गेनिक, यहाँ पे डिकम्पोजिशन हुआ, डिकम्पोजिशन होने की वजह से जब बारिश वगैरह होती है, जो भी वहाँ पे मिनरल्स प्रेजेंट है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, या जो भी सॉल्ट प्रेजेंट है, क्ले पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या होगा, जब बारिश होगी या ज़्यादा पानी होगा तो वो लीच डाउन होकर कहाँ आ जाएगा, नीचे बी हॉरिजन में आ जाएगा ए हॉरिजन से। तो ये ऊपर से नीचे आने की प्रोसेस को ही, इसी प्रोसेस को इलुवेशन कहा जाता है। ठीक है, इलुवेशन, ई मतलब एग्जिट, यहाँ से एग्जिट हो रहा है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। और बी इसमें इन हो रहा है, तो इसमें आप कैसे लगता है, इन मतलब आ रहा है, इसको बोलते हैं इलुवेशन, इल आई इन अंदर आ रहा है। तो इससे अगली जो लेयर है इसमें क्या है, बी हॉरिजन है, ये रिसीव करता है मटेरियल को, जो ऑर्गेनिक मैटर ऊपर से नीचे आए, सॉल्ट आए, क्ले पार्टिकल्स आए, जो भी ऊपर से लीच होकर नीचे आए। लीचिंग मतलब क्या होना, नीचे आना, पानी ज़्यादा पानी होने की वजह से वो सब लीच डाउन हो गया नीचे ऊपर से टॉप सोयल से, तो वो क्या हो जाएगा, इलुवेशन। जहाँ से निकला मतलब ऊपर वाली लेयर से नीचे आया, देखिए इस वाली लेयर से लीच डाउन होकर नीचे वाली लेयर में आया, तो यहाँ से एग्जिट हुआ, तो इसको आपने इलुवेशन बोल दिया। इस वाली लेयर में अंदर आया, इन हुआ, अंदर हुआ, तो इसको क्या बोल दिया आपने, इलुवेशन, आई वाला इन। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, सी हॉरिजन क्या होता है, सी हॉरिजन जो है पेरेंट रॉक की जो भी डिकम्पोजिशन होती है, जो भी बड़ा रॉक है, जो भी माउंटेन वगैरह की वेदरिंग होने के बाद जो लेयर बनती है वो सी हॉरिजन कहलाता है, बड़े बड़े पत्थर जिसमें मिलते हैं। अभी हॉरिजन्स जो है इसके ये एग्जाम में आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना। ठीक है, पूछा गया था इसको कि सीक्वेंस में लगाइए इसको। तो देखिए सबसे पहले वाला पार्ट ओ था, ठीक है, ओ है, फिर क्या है ए, फिर क्या है बी, और हमने क्या पढ़ा है सी और आर, हमने ये पढ़ा है ना। तो इसके बीच में हमने क्या बोला था कि ए हॉरिजन में ही इलुवेशन होता है और बी हॉरिजन में इलुवेशन होता है, आई वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या है ओ आई, ओ आई लेयर क्या होगी, एकदम लूज और इजिली रिकॉग्निजेबल जो पार्ट होगा ऊपर का, जहाँ पे ऑर्गेनिक डेब्रिस सबसे ज़्यादा मिलता है, उसको ओ आई बोला जाता है, आई ई ए। ठीक है, आई ई ए ऐसे याद रख लीजिए, ओ का क्या है आई ई ए।
उसके बाद थोड़ा हल्का पार्शली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर जहाँ मिलेगा उसको ए ही बोलते हैं। फुली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर जहाँ मिलता है उसको ए बोलते हैं। फिर ए वाला लेयर जो आपको पता ही है कि वो जहाँ मिनरल्स मिलेगा डार्क होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, ये क्या है रीजन जो है उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा। फिर ई ओरिजन हमने क्या बताया, जो ऊपर से लीच डाउन होकर जो भी चीज़ें नीचे आ गई, ठीक है, उसको क्या बोला, इलुवेटेड हॉरिजन, इलुवेशन, इन एग्जिट हुआ है, एग्जिट हुआ है। तो लाइट कलर का जोन होगा ये, ठीक है, जो लाइट कलर का जोन दिखाई देगा, मैक्सिमम लीचिंग क्ले की यहीं से होती है, आयरन एल्युमिनियम ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या था, ई के पीछे आपने क्या लगा दिया, देखिए ई था ना, ई ऊपर वाला इलिवेशन, इसके पीछे आपने बी लगा दिया, तो ई बी, इसमें ट्रांजिशन टू ई टू बी, ई से बी में जा रहे हैं अब, इसलिए ई बी बोला गया इसको। यहाँ पे क्या होगा, ये ज़्यादातर ई से ई की तरह दिखाई देगा, देन बी, फिर क्या है बी ई, फिर ऐसे ये बी ओरिजन, फिर क्या है बी सी, फिर देन सी। तो ये आपको सीक्वेंस में याद करना है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया था, इसको प्लीज़ आप सीक्वेंस में याद कर लीजिए, ठीक है, कुछ नहीं है, ओ है पहले, ओ आई ई ए, ये याद कर लीजिए, फिर क्या है ए है, देन ई एग्जिट वाला, फिर ई बी, फिर बी ई। तो इसको आपको सीक्वेंस में याद कर लेना है। होता है मिनरल कंपोनेंट होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं। मिनरल कंपोनेंट कहाँ से आते हैं, जो पेरेंट मटेरियल, जो जिस रॉक की वेदरिंग हो रही है उस रॉक में कौन सा मिनरल्स पाया जाता है वो बताएगा कि सोयल में कौन कौन से मिनरल कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट की वेदरिंग हुई, लाइमस्टोन की वेदरिंग हुई, तो लाइमस्टोन में तो कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा मिलेगा ना। तो उसी तरह डिपेंड करता है कि सोयल में वही मिनरल के कंपोनेंट होंगे जिस रॉक्स की वेदरिंग होगी। और ऑर्गेनिक मैट कंपोजिशन, ऑर्गेनिक कंपोनेंट सोयल में कैसे पता चलेगा, तो जो बायोमास का, जो भी बायोमास बन जाए, बैक्टीरिया, एनिमल्स, अर्थवर्म, जो भी उसमें प्रेजेंट है, उसकी डिकम्पोजिशन, डिके होने के बाद वहाँ पे आएगा ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, उसके वजह से ऑर्गेनिक मैटर आता है, एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म की डिकम्पोजिशन की वजह से। और वेदरिंग ऑफ रॉक्स, पेरेंट मटेरियल की वेदरिंग की वजह से क्या आता है, मिनरल्स आते हैं सोयल में। आपको समझ आया होगा कि सोयल में जो मिनरल्स आते हैं वो रॉक्स की वेदरिंग के थ्रू आते हैं। ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आएगा, ऑर्गेनिज्म की डिकम्पोजिशन के थ्रू, ठीक है। टिपिकली जो है सोयल में टिपिकल सोयल में 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है, 45% इनऑर्गेनिक मैटर रहता है, और 20-25% एयर और वाटर है। डिपेंड करता है कि बारिश ज़्यादा हुई है तो पानी ज़्यादा होगा, बारिश कम हुई है तो हवा ज़्यादा होगी। लेकिन पीट सॉइल जो होता है, जो पीट है, कोयल जब बनता है, कोयला जब बनता है तो उसका प्रोसेस होता है कि पहले पीट, फिर लिग्नाइट, बिटोमिन, फिर एंथ्रासाइड। तो ये प्रोसेस है कि पहले क्या बनेगा, पीट बनेगा। कोयल की जो स्टार्टिंग फॉर्मेशन होता है कोयले का, उसका जो पहला स्टेप है वो पीट फॉर्मेशन ही है। पीट फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, लिग्नाइट, तो कोयले की जो है वो हायर क्लास ऐसे चली जाती है, लिग्नाइट पीट से हायर क्लास है, फिर उसके बाद बेटोनाइट, फिर एंथ्रासाइट। तो जो पीट है, पीट सॉइल जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है। जो नॉर्मल सॉइल है उसमें ऑर्गेनिक मैटर सिर्फ 5% मिलेगा, लेकिन पीट सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कितना मिलेगा, 45%। सिर्फ 5% ऑर्गेनिक सॉइल मिलेगा, और फिर बाकी जो बचा वाटर एयर, डिपेंड करता है कि क्या पानी ज़्यादा है या एयर ज़्यादा है, ठीक है। होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। अब हम पढ़ेंगे कि वाटर और एयर, सोयल में जो वाटर और एयर है उसका क्या काम होता है, वो कितना मिलता है, कैसे काम करता है वाटर और एयर। पानी जो है, वाटर जो है, वो सोयल, वो प्लांट की ग्रोथ के लिए, जो वाटर है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए और उसके सस्टेन के लिए, उसको अच्छे से ग्रो करने के लिए वाटर बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर क्या करता है, वो वाटर जो है जितने भी एसेंशियल प्लांट के न्यूट्रिएंट्स हैं सोयल पार्टिकल्स में से, उसमें से ट्रांसपोर्ट करता है, किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू, और कहाँ तक करता है, फार्देस्ट टिप ऑफ द प्लांट लीफ स्ट्रक्चर, लीव्स के स्ट्रक्चर तक, जहाँ तक पत्तियाँ, हर एक पार्ट है प्लांट का, वहाँ तक उसको ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब कि पानी ने न्यूट्रिएंट्स लिया सोयल में से, सोयल पार्टिकल्स में से, सोयल में जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आए हैं, मिनरल कंपोनेंट्स हैं या ऑर्गेनिक मैटर में से जो भी न्यूट्रिएंट्स मिले हैं उसको वो रूट के थ्रू वो प्लांट्स की टिप तक पहुंचाएगा, ठीक है। और एक्सेस वाटर जो बचा अब टिप तक पहुंचाएगा, जो कि प्लांट जो है अपने आप को ग्रोथ करने में, अपने आप को फल बनाने में, रिप्रोडक्शन में, ठीक है, ग्रोथ में, इसमें यूज़ करेगा। और जो एक्सेस वाटर है प्लांट की लीव के थ्रू एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाएगा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। मतलब जब प्लांट का एक्सेस वाटर एटमॉस्फेयर में जाता है थ्रू प्लांट लीव्स, देखो प्लांट्स के अंदर पानी गया प्लांट्स के रूट के थ्रू, और प्लांट्स में बाहर पानी आया प्लांट्स की लीव के थ्रू, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। द प्लांट ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द सोयल टू द एटमॉस्फेयर। अब प्लांट क्या करता है, जो एक्स्ट्रा वाटर है सोयल से प्लांट ने लिया, जो पानी यूज कर लिया, और जो पानी बचा उसको एटमॉस्फेयर में वापस दे दिया। तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन।
आगे करने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि हाइड्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर और ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है। ठीक है, इन तीनों वाटर के बारे में हम पढ़ेंगे, तब हम आगे समझ पाएंगे कि एयर और वाटर का नेचर कैसा होता है सोयल में। ठीक है, तो ग्रेविटी वाटर क्या होता है? ग्रेविटी वाटर क्या होता है कि जो वाटर है वो सोयल के थ्रू मूव हो जाता है ग्रेविटी के द्वारा, और वो वाटर जो है वो ड्रेन आउट हो जाता है, नीचे की तरफ जाता है ग्रेविटी के थ्रू। जो एक्सेस वाटर है, जैसे बारिश हुई या इरिगेशन किया आपने, तो जो जब जितनी फील्ड की कैपेसिटी है, मान लिया कि एक फील्ड की कैपेसिटी है वो 100 लीटर वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो जितनी उसकी फील्ड की कैपेसिटी उतने उसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो वाटर, एक्सेस वाटर जो है वो नीचे ग्रेविटी के थ्रू ड्रेन आउट हो जाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के थ्रू। तो इसलिए इसको क्या बोलता है? ग्रेविटेशनल वाटर कहा जाता है। इसमें जो है प्लांट्स के रूट्स को वाटर तो मिलता है, और प्लांट्स के रूट्स को वाटर मिलता है, लेकिन जितना वाटर मिलता है उतनी ही जल्दी ये एक्सेस वाटर ड्रेन आउट भी हो जाता है। ठीक है, तो एक्सेस वाटर लीच डाउनवर्ड, प्लांट यूज के लिए नहीं है, क्योंकि अगर मिलेगा भी तो वो क्या होगा? ड्रेन आउट हो जाता है इजिली नीचे की तरफ एक्सेस वाटर थ्रू द ग्रेविटी। अगर हम अब बढ़े, इसमें क्या होता है? इसमें मैक्रोपोर्स, ठीक है, कैपिलरी वाटर में माइक्रोपोर्स की बात होगी और ग्रेविटेशनल वाटर में मैक्रोपोर्स की बात होगी। मतलब बड़े बड़े स्पेस होते हैं सोइल्स के बीच में, सोइल पार्टिकल्स के बीच में बड़े बड़े पोर्स जो होते हैं उसमें पानी भरता है, और पानी भरने के बाद जब अगर बड़े मैक्रोपोर्स हैं तो वो क्या होगा? इजिली ड्रेन आउट भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे पानी जो है प्लांट यूज के लिए नहीं होता, प्लांट इसको यूज नहीं कर पाता। कैपिलरी वाटर क्या है? वही कैपिलरी वाटर अब है कि यहाँ पे ना स्मॉल पोर्स होते हैं, सोयल पार्टिकल्स के बीच में स्मॉल पोर्स होते हैं, जिसको ममाइक्रो पोर्स बोला जाता है, जिसमें पानी जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट भी रहता है सोयल पार्टिकल्स के चारों तरफ। एक सोयल पार्टिकल दूसरे सोयल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, जिससे कि पानी जो है वो सोयल से ही बाउंड होके रहता है, वो नीचे की तरफ नहीं, ग्रेविटी के थ्रू नीचे नहीं जाता। तो इसमें क्या है कि वाटर हेल्ड इन लार्ज पॉल अवेलेबल फॉर क्रॉप यूज, ये पानी प्लांट्स यूज करते हैं। ठीक है, कैपिलरी वाटर जो है ये प्लांट के द्वारा यूज किया जाता है। हाइड्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है? इसमें जो है पानी और कम होता है, बहुत कम, मतलब इस तरफ जो है वाटर की जो कैपेसिटी है, वाटर रहने की कैपेसिटी सोयल में वो कम होती जा रही है। हाइड्रोस्कोपिक वाटर जो है उसमें सोयल की एकदम पतली सी लेयर, बहुत ही थिन लेयर जो है, बहुत थिन लेयर वाटर मॉलिक्यूल्स की सोयल पार्टिकल्स के चारों तरफ रहती है एब्जॉर्प्शन के थ्रू। ठीक है, एब्जॉर्ब होके, मतलब सोयल पार्टिकल्स जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, बहुत ही थिन लेयर। ठीक है, ये भी पानी वाटर के लिए, मतलब प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। वाटर नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट यूज, लो वाटर, बहुत कम पानी होता है, और सॉइल पार्टिकल्स के चारों तरफ वेपर फॉर्म में पानी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि कौन सा पानी, सिर्फ इसमें पानी बहुत है, लेकिन जितना पानी है उतनी ही जल्दी ग्रेविटी के थ्रू ये नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ कैपिलरी वाटर ही है जो प्लांट्स जो है यूज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। हाइड्रोस्कोपिक वाटर में तो बहुत ही कम पानी होता है, वेपर फॉर्म में होता है, प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा वाटर प्लांट्स यूज करता है, तो कैपिलरी वाटर यूज करता है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ देखिए, इनमें ना एक चीज़ होता है सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? अगर सैचुरेटेड सोयल का मतलब आया कि अगर 100 ग्राम सोयल है, ठीक है, 100 ग्राम सोयल के पार्टिकल्स हैं, उसमें वाटर 40 ml है, तो पानी जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ है, इसमें एयर नहीं है। मतलब वो सोयल जिसमें जिसमें जितना स्पेस बचा है, सोयल पार्टिकल्स के बीच में जितना स्पेस बचा है वो पूरा पानी से भरा हुआ है, उसको सैचुरेटेड सोयल कहा जाता है। इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं होती। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि उस फील्ड की कितनी कैपेसिटी है, कि जैसे कि 100 ग्राम सोयल है, उसमें 20 ml पानी है और एयर आने की भी जगह है, मतलब कि अभी और इसमें 20 ml जो है पानी आ सकता है। तो फील्ड की ये कैपेसिटी है कि वो कितना पानी और ले सकता है या कितना पानी उसमें है, फील्ड की कैपेसिटी। बिल्टिंग कोफिशिएंट क्या होता है कि सोयल मॉइस्चर कंटेंट, जहाँ की प्लांट जो है वो वाटर जो है वो ना ले पाए, वो प्लांट जो है इतना कम पानी है कि अब प्लांट उसको वाटर नहीं ले पा रहा। जैसे कि हाइड्रोस्कोपिक वाटर में क्या था कि प्लांट जो है वो वाटर उससे नहीं ले पाता, बहुत ही कम पानी है, तो अगर पानी प्रेजेंट भी है तो सोयल पार्टिकल्स के चारों तरफ है, तो बहुत कम से कम पानी जिसको प्लांट यूज ना कर पाए। ठीक है, और ज़्यादा क्या है उसमें, सिर्फ एयर भरी हुई है उस सोयल में, तो वो विल्टिंग कोफिशिएंट कहलाएगा। ये हमने कर लिया था कि ट्रांसपीरेशन किसे बोलते हैं। अब स्मॉल साइज होने की वजह से सोयल पार्टिकल्स में, सोयल का सोयल स्मॉल साइज पार्टिकल्स है, सोयल का जो पार्टिकल साइज है वो बहुत स्मॉल है, जिसमें कि स्मॉल कैपिलरीज और पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये कैपिलरीज किस तरह की होंगी, पोर्स कितना होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, वो किस पे डिपेंड करता है कि सोयल का सॉलिड मैटर स्ट्रक्चर क्या है, मतलब उसका टेक्सचर क्या है, कि वाटर फेज डिपेंड करेगा कि वाटर कितना प्रेजेंट होगा, कितना नहीं होगा, कैपिलरीज के थ्रू नीचे डायरेक्टली चला जाएगा या ऊपर एब्जॉर्ब होकर रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर सॉलिड
सॉइल का सॉलिड मैटर स्ट्रक्चर जो है, टेक्सचर या स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है, अगर जैसे क्ले सॉइल हुआ, क्ले सॉइल ज़्यादा मिला तो वो पानी को एब्जॉर्ब करके ज़्यादा रखेगा। अगर सैंड ज़्यादा हुआ तो वो पानी को सारा नीचे की तरफ लीच डाउन कर देगा। और अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हुआ, ऑर्गेनिक मैटर भी क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि प्लांट को कितना वाटर मिलेगा और कितना वाटर नीचे इजीली लीच डाउन हो जाएगा, कितना वाटर प्लांट के रूट्स इजीली एब्जॉर्ब कर पाएंगे, उसके स्मॉल कैपिलरीज और पोर्स उसमें कितने प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। और ये कैपिलरीज और पोर्स किस पर डिपेंड करेंगी, ये सॉइल की सॉलिड मैटर स्ट्रक्चर, उनका टेक्सचर और उनका अरेंजमेंट, सॉइल का अरेंजमेंट क्या है, उसके अंदर कौन कौन से सॉइल प्रेजेंट है। ठीक है, वाटर जो अवेलेबल होता है प्लांट्स को, ठीक है, वाटर मेड अवेलेबल टू प्लांट्स बाय ग्रेडियंट अराइजिंग फ्रॉम कैपिलरी एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेज। ये दो फोर्सेज है जिसके थ्रू वाटर जो है वो प्लांट्स को अवेलेबल होते हैं। कैपिलरीज क्या होते हैं, वो माइक्रोपोर्स होते हैं, मतलब कि हमने अभी कैपिलरी वाटर और ग्रेविटेशनल वाटर पढ़ा ना। तो ग्रेविटेशनल वाटर क्या है, वो पानी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, लेकिन ग्रेविटेशन के थ्रू पानी उतनी ही जल्दी नीचे ड्रेन आउट हो जाता है। और कैपिलरी क्या है, कैपिलरी जो है जो माइक्रोपोर्स, मतलब छोटे छोटे जो स्पेस होते हैं सोइल के बीच में, छोटे स्पेस जो होते हैं माइक्रोपोर्स के बीच में वाटर जो अवेलेबल रहता है। और ये कैपिलरी वाटर प्लांट्स को अवेलेबल है। ग्रेविटेशनल वाटर क्या है, ये माइक्रोपोर्स, मतलब सोइल के जो बड़े पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर प्रेजेंट है तो इजीली ड्रेन आउट हो जाते हैं। प्लांट्स के लिए अवेलेबल है, लेकिन जितनी जल्दी अवेलेबल होते हैं उतनी ही जल्दी ड्रेन आउट हो जाते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। लेकिन कैपिलरी वाटर फोर्स के बीच में, माइक्रोपोर्स के बीच में जो वाटर प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट्स को अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट यहाँ पे पानी प्रेजेंट रहता है। तो कैपिलरी वाटर जो है वो प्राइमरी सोर्स है वाटर का प्लांट्स के लिए। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो माइक्रोपोर्स के बीच में वाटर प्रेजेंट होता है सोइल में, वो ग्रेविटी के थ्रू नीचे की तरफ चला जाता है, इजीली चला जाता है, बहुत ही जल्दी चला जाता है, जो कि प्लांट्स को अवेलेबल नहीं हो पाता। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सोइल प्लांट्स को, द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूट इन वाटर, वो किस पे डिपेंड होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। पानी अवेलेबल होगा वो डिपेंड करेगा कैपिलरी और ग्रेविटेशनल वाटर पे, और जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट पे। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है कि मूवमेंट, वाटर का मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन। जहाँ हाई होगा वहाँ से कहाँ की तरफ जाएगा, जहाँ लो होगा, लो कंसंट्रेशन होगा वहाँ की तरफ मूवमेंट करेगा। तो न्यूट्रिएंट्स ऐसे प्लांट्स को मिलते हैं जहाँ हाई कंसंट्रेशन न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, वहाँ से कहाँ जाएगा, लो। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, ये होता है मूवमेंट इन्फ्लुएंस बाय आयन चार्ज। आयन चार्ज के थ्रू जो मूवमेंट्स होता है, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, वाटर जो लार्ज स्पेस में प्रेजेंट है वो प्लांट को इजीली तो अवेलेबल होगा, लेकिन उतना ही इजीली वो ड्रेन आउट भी हो जाएगा। ठीक है, लार्ज स्पेस में, मतलब जो ग्रेविटेशनल वाटर, लार्ज स्पेस बोलो, ग्रेविटेशनल वाटर बोलो या इन सब में जो वाटर प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट्स को मिलते तो हैं, लेकिन जितना ज़्यादा इजीली अवेलेबल होते हैं उतनी ही जल्दी वो ड्रेन आउट भी हो जाते हैं। लेकिन जो वाटर स्मॉल पोर्स में रहते हैं, ठीक है, स्मॉल पोर्स के बीच में या कि एक से सोइल से दूसरे सोइल पार्टिकल्स के बीच में रहते हैं, वो सोइल को बाउंड स्ट्रॉन्गली पकड़ के रखते हैं वाटर। वो वाटर सोइल को इजीली पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से वो बाद में प्लांट्स के काम आता है। तो लार्ज स्पेस में जो पानी है वो प्लांट्स के काम नहीं आ रहा, वो कुछ टाइम के लिए आ रहा है, उतनी जल्दी ड्रेन आउट हो जा रहा है। लेकिन स्मॉल पोर्स में जो वाटर प्रेजेंट है वो सोइल के चारों तरफ सोइल को पकड़ के रखे हुए हैं, जिसके कि बाद में उस वाटर को प्लांट जो है वो यूज़ करता है। ठीक है, यहाँ पे यही बोला गया है कि जो सोइल रिच होगा, जो सोइल ऑर्गेनिक मैटर जिसमें ज़्यादा होगा, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है दूसरे सोइल के कंपैरिजन में। क्ले और वाटर के बीच में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है। ठीक है, जो क्लोइडल क्ले क्या होता है, जिनका साइज बहुत ही स्मॉल हो, उन पार्टिकल्स में क्या होता है, हाई सरफेस वॉल्यूम रेशियो होता है। क्लोइडल क्ले का जो सरफेस वॉल्यूम रेशियो है वो बहुत हाई है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, हाई सरफेस वॉल्यूम होने की वजह से क्लोइडल क्ले, जिसका पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल है, क्लोइडल साइज का पार्टिकल्स हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, वाटर जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, सरफेस ऑफ क्ले पार्टिकल्स, कोलोइडल क्ले के पार्टिकल्स का सरफेस वॉल्यूम रेशियो बहुत हाई होता है। सरफेस वॉल्यूम रेशियो बहुत हाई है। सरफेस वॉल्यूम रेशियो हाई होने की वजह से वो जो कोलोइडल क्ले पार्टिकल्स हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, कोलोइडल क्ले का एग्जांपल है मोर्मोनाइट क्ले जो है, ये क्या है, ये जब पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट इसमें एक्सपेंड हो जाता है, वाटर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा और एक्सपेंड हो जाएगा, फैल जाएगा पानी को एब्जॉर्ब करके।
हमारा जो टिपिकल सोयल है, वैसे मैंने आपको बताया कि सोयल जो है 25% वाटर 25% एयर होता है, लेकिन नहीं, टिपिकली सोयल में 35% वॉल्यूम ऑफ एयर भरा हुआ रहता है। डिपेंड करता है कि पानी ज़्यादा, बारिश ज़्यादा या इरीगेशन ज़्यादा हुई है, उस पर डिपेंड करता है। नहीं तो 35% टिपिकली सोयल में एयर प्रेजेंट है। अब O2 और CO2 का जो परसेंटेज है, CO2 का परसेंटेज, O2 और CO2 का परसेंटेज जो है वो डिफरेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर से। आपको हाइड्रोस्फीयर पढ़ाया तो मैंने आपको उसमें बताया था कि वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर में कम होगा एज कम्पेयर टू सोयल। सोयल में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसी तरह बता रहा है यहाँ पे कि O2 और CO2 का कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है एटमॉस्फेयर में और सोयल में। जो डिके ऑर्गेनिक मैटर है, जब ऑर्गेनिक मैटर डिके करता है, डिकम्पोज होता है, तो वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है और क्या रिलीज करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, CO2 प्रोड्यूस करता है, जिससे कि हमारे सोयल में CO2 का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एयर। जैसे ऑक्सीजन अगर हम देखें तो सिर्फ 15% O2 है हमारे सोयल में और हवा में कितना है 21%। लेकिन जो CO2 है वो हमारे सोयल में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एयर में सिर्फ 0.03% CO2 है, लेकिन हमारे सोयल में उससे ज़्यादा परसेंटेज पाया जाता है। ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस इंक्रीज कर देता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ CO2 इन ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में CO2 का लेवल जो डिजोल्व CO2 प्रेजेंट होता है उसको वो इक्विलिब्रियम स्टेट में मिला देता है, ठीक है। जो ग्राउंड वाटर का pH है वो इसी की वजह से कि जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हुआ, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होने की वजह से CO2 रिलीज हुआ और O2 जो है उसने कंज्यूम करके CO2 को रिलीज किया, तो वो CO2 क्या करता है, लीज डाउन होकर ग्राउंड वाटर में जाता है और वहाँ पे ग्राउंड वाटर का pH जो है वो कम करता है, जिससे एंड कॉज वेजिंग ऑफ कार्बोनेट पार्टिकल्स की वेजिंग करता है CO3। देखिए ये रिएक्शन क्या एक्सप्लेन करें यहाँ पे कि कैसे रूट जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, रिप्लेस करके मेटल आयंस को। अब ये जो जैसे कि हमने बोला कि सोयल में कार्बन डाइऑक्साइड रूट के रेस्पिरेशन के थ्रू आता है या डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू आता है। सोयल में वाटर भी प्रेजेंट है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बाइकार्बोनेट बनाएंगे HCO3। अब HCO3 में H आयंस बचा, ये H आयन सोयल में रहेगा और ये H आयन जो है वो कैल्शियम को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। कैल्शियम को रिप्लेस करके क्या होगा अब कि ये CH2 जो है, कैल्शियम जो है, ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल होगा, जिससे प्लांट जो है, रूट जो है, प्लांट की रूट कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर पाएगी और सोयल में क्या हो जाएगा, 2H पॉजिटिव आयन जो हाइड्रोजन आयंस वो सोयल में रहेगा। तो सोयल हाइड्रोजन आयंस जो है वो डिस्प्लेस कर देता है एसेंशियल मिनरल जैसे कि कैल्शियम को सोयल से, जिससे क्या है कि वो कैल्शियम अवेलेबल होता है प्लांट्स के अपटेक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट इस तरह से कैल्शियम अपने रूट्स के थ्रू लेता है हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करके, ओके। अब है सोयल मॉइस्चर। सोयल मॉइस्चर क्या होता है, वाटर किसके थ्रू ऐड होता है, कोलोइडल प्रॉपर्टीज के थ्रू और एग्रीगेशन क्वालिटीज के थ्रू। इन दोनों प्रॉपर्टीज के थ्रू सोयल में वाटर ऐड होता है। अब हम पढ़ेंगे सक्शन के बारे में। सक्शन क्या होता है, सोयल की एबिलिटी वाटर को रिटेन करने की। सक्शन का मतलब कि सोयल की एबिलिटी कि वो वाटर को रिटेन कर सके अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब कि पानी पूरी तरह से नीचे ना जाए, उसके अगेंस्ट वाटर को एब्जॉर्ब कर पाए और एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अनसेचुरेटेड सोयल में रहे, मतलब कि सोयल जो है वो पूरी तरह से पानी से नहीं भरा हुआ है, अनसेचुरेटेड सोयल है। मैंने आपको बताया था सेचुरेटेड सोयल क्या होता है कि जब पानी सोयल के बाद जो जितनी भी जगह बची है वो पूरा पानी से भरा हुआ है, तो वो सेचुरेटेड सोयल है। अनसेचुरेटेड सोयल क्या है, जिसमें कि पूरी तरह से वो पानी से नहीं भरा है, वो कुछ हिस्सा उसमें एयर का है, कुछ हिस्सा उसमें वाटर का है। तो सक्शन ऑफ सोयल में वाटर कम होता है कि वाटर की ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वो वाटर को रिटेन करके रखता है, उसमें जगह है अभी एयर को फील होने की। जो फोर्स वाटर को हेल्ड करके रखता है उसको क्या बोलते हैं, सक्शन। जो फोर्स वाटर को हेल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है अगेंस्ट ग्रेविटी, उस फोर्स को सक्शन कहा जाता है। जो प्राइमरी फोर्स ऑफ सक्शन कौन कौन से हैं, सरफेस टेंशन और कोहेजन और एडहेशन। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है, और एयर जो है एक दूसरे के साथ सोयल पे रहते हैं, वाटर एयर इंटरफेस रहता है वाटर एयर का, उसको हम नॉर्मली सरफेस टेंशन से जाना जाता है। कोहेजन क्या होता है, जब वाटर और वाटर के बीच में अट्रैक्शन हो, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर रिटेंशन इन सोयल। जो वाटर का मॉलिक्यूल सोयल में रिटेन रहता है, द अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अट्रैक्शन, वाटर और वाटर अट्रैक्शन होता है, मतलब कि देखिए यहाँ सोयल है, यहाँ सोयल है, यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कोहेजन हो गया। कोहेजन मतलब सेम वाटर कोहेजन कहलाएगा। एडिशन क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सॉलिड सरफेस पे है, मतलब कि यहाँ पे सॉलिड सरफेस है, यहाँ वाटर है और यहाँ फिर सॉलिड सरफेस है। तो सॉलिड सरफेस जब वाटर के साथ इंटरफेस बनाता है तो वो क्या कहलाता है, एडहेशन। जो वाटर और सोयल का फोर्स अट्रैक्शन होगा वाटर और सोयल के बीच में, तो वो एडहेशन कहलाएगा। समझ आया कि जब सेम हो वाटर कोहेजन, को मतलब सेम, वाटर के बीच में अट्रैक्शन हो फोर्स तो
कोहेजन, और वाटर और सोयल के बीच में हो तो एडहेशन। ओके, अब पढ़ेंगे वाटर लॉगिंग क्या होता है। वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है, वाटर सैचुरेटेड, मतलब जो सोयल है वो पूरा पानी से भरा हुआ है, मतलब कि सोयल के बीच में जितने भी स्पोर्स हैं, माइक्रो या मैक्रो स्पोर्स जो भी प्रेजेंट है, वो पूरा वाटर से भरा हुआ है, जिसमें क्या होता है, बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वाटर की। इस ऐसे सोयल में, जिस सोयल में वाटर, जो सोयल वाटर लॉग्ड हो, मतलब कि सैचुरेटेड वाटर हो, पूरा पानी से भरा हुआ हो, वो क्या होगा, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को वो कंज्यूम कर लेता है। प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन जल्दी जल्दी कंज्यूम कर लेता है। रेस्पिरेशन कौन करता है, माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर की डिग्रेडेशन के लिए जो ऑक्सीजन है वो जल्दी जल्दी कंज्यूम हो जाता है, जिससे कि सोयल का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जो सोयल पार्टिकल्स एक साथ थे वो क्या है, डिसइंटीग्रेट हो गए। अब पानी में है, पहले क्या था, सोयल पार्टिकल एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए थे, लेकिन जब उसमें वाटर लॉग है, वाटर सैचुरेटेड इन्वायरमेंट है, वहाँ पे पूरा पानी से भरा हुआ है, तो जब ऑक्सीजन पूरा कंज्यूम हो जाएगा डिग्रेडेशन के बाद, तो सोयल क्लोराइड्स जो है वो बॉन्ड जो उन्होंने होल्ड करके रखा था वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। और पानी की सरप्लस से ऐसे सोयल जो है, अगर पानी का जब सरप्लस हो जाता है, ज़्यादा पानी होता है, सरप्लस मतलब ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो जाता है, तो ऐसे सोयल में ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अनफेवरेबल है। सोयल जो है वो एयर उसमें होगा ही नहीं, सोयल डज नॉट कंटेन एयर रिक्वायर्ड बाय मोस्ट प्लांट सोर्स, प्लांट सोर्स को जो एयर चाहिए वो उसमें है ही नहीं, सिर्फ वाटर से भरा हुआ है। तो ज़्यादातर प्लांट्स तो ऐसे वाटर में ग्रो नहीं करते, लेकिन कुछ जैसे कि राइस को ग्रो करने के लिए वाटर लॉगिंग कंडीशन चाहिए होती है। तो मोस्ट यूजफुल क्रॉप्स कैन नॉट ग्रो इन वाटर लॉग्ड सोयल, बट एक्सेप्ट राइस कैन ग्रो ऑन वाटर लॉग्ड सोयल, कैन ग्रो ऑन वाटर लॉग सॉइल। राइस जो है वो वाटर लॉग सॉइल में ग्रो कर जाता है, लेकिन बाकी प्लांट्स जो है ऐसे कंडीशन में ग्रो नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बताया हुआ है कि वाटर लॉगिंग कंडीशन में केमिकल इफेक्ट क्या होता है कि यहाँ पे रिडक्शन होता है। देखिए ऑक्सीडेशन तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि माइक्रोब्स ने डिग्रेडेशन करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर की O2 को जल्दी जल्दी यूज़ कर लिया। ठीक है, यूज़ कर लिया तो अब वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है, और ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तो रूट्स भी रिस्पायर नहीं कर पा रहा, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड ले पा रहा है, ना ही ऑक्सीजन निकाल पा रहा है, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस अब नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन प्रोसेस होगा। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिड्यूसिंग एजेंट एक्टिंग थ्रू बैक्टीरियल कैटलिस्ट, बैक्टीरिया यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करेगा, और यहाँ पे अब यहाँ पे रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। सोयल जो है बिकम मोर रिड्यूसिंग, जिसके रिजल्ट क्या होगा कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो और आयरन ऑक्साइड जो प्रेजेंट है, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉल्युबल Mn2 पॉजिटिव और आयरन 2 पॉजिटिव में। ठीक है, तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड्स है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड है, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूस होके सॉल्युबल मैग्नीज आयंस में, और आयरन का आयंस निकलेगा। अब जब ये सॉल्युबल मैग्नीशियम और आयरन आयंस रहेंगे सोयल में, तो ये क्या करेगा, प्लांट, देखिए इस रिएक्शन में मैग्नीशियम जो है वाटर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का आयरन बनाया, आयंस बनाया, और आयरन का आयंस बनाया, आयरन के है। ठीक है, वाटर लॉगिंग कंडीशन में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं सॉल्युबल मैग्नीज और आयरन में, आयरन के आयंस में। अब ये मैग्नीज सॉल्युबल आयरन मैग्नीज सॉल्युबल मैग्नीज और आयरन जो है ये प्लांट रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होंगे, जिसमें कि न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस होगा, प्लांट जो है वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, प्लांट्स में ज़्यादा ये पाए जाएंगे, बाकी सब जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स है वो उनकी कमी हो जाएगी। ठीक है, तो वाटर लॉगिंग कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। जो सोयल का फ्लो है, सोयल वाटर जो फ्लो है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है। हायर पोटेंशियल मतलब लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव। वाटर का फ्लो है वो कहाँ जाता है, वाटर का फ्लो जो है हमेशा जहाँ पर ज़्यादा होगा, हायर जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा वहाँ से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो रिलेशन ऑफ लिथोस्फीयर, सोयल लेयर, वाटर और सोयल, वाटर एंड एयर इन सोयल पढ़ लिया, वाटर लॉगिंग पढ़ लिया। बाकी के ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगी। होप आपको सब समझ आया हो। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।